हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोशिका का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोग जो पढ़े थे पहले उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पढ़ना है। इससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलें, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे। कोशिका पढ़े थे। कोशिका का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोला जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति बोला जाता है। कोशिका भित्ति किन किन में होता है? कोशिका भित्ति जिनमें कि अपना दिमाग नहीं होता है, प्लांट में होता है, फंगस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। लेकिन एक छोटा सा बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद ये क्या है? ये जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? परमीबल होता है। इसमें सबकी एंट्री हो जाती है, जो जरूरत है उसका एंट्री है, नहीं है उसका भी एंट्री होता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोला जा रहा है, ये जंतुओं के लिए, यानी कि जिनके पास दिमाग होता है उनके लिए पहला लेयर है, और जिनके पास दिमाग नहीं है उनके लिए क्या है? दूसरा लेयर है। ये क्या है? इसी के अंदर, यानी यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है क्या? सारा मटेरियल जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारा मटेरियल इसी के अंदर भरा हुआ है। तो हम लोग इसी चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये परमीबल था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमीबल है, सिलेक्टिवली है। ये सिलेक्ट करता है कि किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बिना टाइम पास किए। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सूत्रकणिका क्या है? यही है, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, तब आगे की चीजों को समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, दो झिल्ली होती है उसमें। एक को कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन है क्योंकि वो बाहर में है, और एक को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों को बीच में जो जगह है उस जगह को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें जो आपको दिख रहा है कि छोटे 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 बिंदा बिंदा जो दिख रहा है ना, ये क्या है? राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाया जाता है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। इसके बाद क्या होता है? इसमें डीएनए भी पाया जाता है। और जितने सारे कोशिका होती है, सारे कोशिकाओं में, यानी अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग जीवों की अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक, अब देखिए इसमें जो ये चीज समझ गए। अब देखिए मैट्रिक्स किसको बोला जा रहा है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो होता है सघन, जो होता है कि सब्सटेंस भरा रहता है, यानी डेंस होमोजेनस सब्सटेंस भरा रहता है, यानी कि घना सघन सब्सटेंस पदार्थ इसमें भरा हुआ रहता है। उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स कह रहे हैं, या फिर बोला जा सकता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस को हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है। ये भी सही है। अब स्पेस है, इसमें कुछ भरा हुआ है तो भी उसको भी मैट्रिक्स ही बोलेंगे। अब बात करते हैं क्रिस्टी का, कि क्रिस्टी होता क्या है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये क्या हो रहा है कि देखिए कभी ये डाउन, कभी अप, कभी डाउन, यानी कि ये कन्वोलेटेड जो स्ट्रक्चर है, कभी थ्रो डाउन हो रहा है, यानी नीचे कभी जा रहा है, कभी ऊपर हो रहा है। इसी स्पेस को कन्वोलेटेड मतलब होता क्या, पहले समझ लीजिए। ये क्या है? एकदम जो है ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे इसकी जो स्ट्रक्चर है उसी को क्रिस्टी बोला जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? ये जो कि इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या होना चाहिए? जगह, कभी फैलने के लिए, कभी सिकुड़ने के लिए, जो इसकी कार्य है उसको करने के लिए जगह होता है। तो ये क्रिस्टी क्या करता है? उसको जगह बना के देता है, यानी क्रिस्टी की वजह से वो फैलता है, सिकुड़ता है। तो ये फैलने और सिकुड़ने के लिए यानी किसको जगह दे रहा है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस को क्रिस्टी जगह प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए क्रिस्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम बाकी सारी चीजों को देख लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और कुछ कुछ भरा हुआ रहता होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। आप देखिए बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल जो होता है ना, वो टीसीए से जाना जाता था। अब उसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इस क्रेब्स साइकिल
का जो साइकिल है, चक्र है, क्रेब्स चक्र जो है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, जिसके फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है। तो ये क्रेब्स साइकिल हो गया जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है। और इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, और इसके बाद हमको क्या कर देता है, ऊर्जा दे देता है, यानी कि एनर्जी दे देता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, शक्ति गृह है, क्योंकि इससे शक्ति हमें मिलती है। अब देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है, यानी वायवीय श्वसन, वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रिस्पिरेशन जो हो रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, वो किसमें हो रहा है, किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। और एग्जाम में पूछ दिया कि एरोबिक रिस्पिरेशन किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको राइबोसोम, वो कुछ भी दे सकता है, न्यूक्लियस, तो आपको मार देना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ दे रहा है। अब देखिए कि एटीपी को, अब एटीपी तो इतना एनर्जी है, तो एटीपी को क्या बोला जाता है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या है, एटीपी है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी को कहा जाता है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिल रही है। इसीलिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को नहीं भूलिएगा, और अभी हमारे लिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ही है। तो ये हम समझ गए माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, चौथा नंबर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, अब गोल्जी बॉडी देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, गोल्जी काय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी साहब ने किया, इसीलिए अपने नाम पे रख दिया। अगर हम कोई चीज को खोज के निकालेंगे तो हम अपना नाम तो जोड़ ही देंगे ना, ताकि हम फेमस हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि कैमिलो गोल्जी इसका खोज किए, इसीलिए इसका नाम रख दिए गोल्जी काय, और गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, व्हाटएवर। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग मटेरियल कहा जाता है, इसको काम है पैकेजिंग करना। अरे कैमिलो गोल्जी जो है ना, वो देखे थे क्या कि न्यूक्लियस के बगल में ऐसा चीज दिख रहा है, ये वाला गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ऐसा ही जो संरचनाएं दिख रही है, इसी को कह दिए कि ये गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस के बगल में पाया जाता है, उसी से सटा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, पैकेजिंग काम करता है। किसका पैकेजिंग करता है, एनर्जी को पैकेज करता है। प्रोटीन, विटामिन, जो एनर्जी हमें आवश्यक है उसका ये पैकेज करता है, मतलब कि उसको क्या करता है, पैकेज कर लेता है, चीजों को अच्छे से रख लेता है और लेके कहाँ जाता है, टारगेट तक। परिवहन का कार्य करता है ये, ठीक है, परिवहन। अब देखिए क्या करता है, ये पैकेजिंग तो कर लिया, अब इसको कहाँ लेके जाना है, ये ढूंढते रहता है, देखते रहता है कि कहाँ पे एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक धावक है जिसको कि कोई दौड़ रहा है, तो उसके पैर में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो जहां जहां एनर्जी कलेक्ट हुआ है और उतना खपत उसका नहीं हो रहा है, तो ये तुरंत गोल्जी बॉडी बोलता है चलो भाई समेट के सब अपना अपना, यानी सारे कोशिका से, यानी कि दूसरे कोशिका में घुस के और दूसरे कोशिका से गोल्जी बॉडी चुरा लेता है, ऐसा नहीं है। ये सारे वाले लोग जो है, अब इनका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है, परिवहन का कार्य करते हैं। तो ये सारे कोशिकाओं देखते हैं यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, दूसरा कोशिका देखता है कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी नहीं है, कहीं और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ये सारे फूड मटेरियल्स जिससे कि एनर्जी मिला है, उस एनर्जी को क्या करता है, उठाता है और टारगेट तक लेके जाके छोड़ देता है। यानी कि कोई दौड़ रहा है तो उसके हाथ में कम एनर्जी लग रहा है, पूरे बॉडी में कहीं पे कम एनर्जी की आवश्यकता है और उसके पास ज्यादा है, तो वो वाला सब गोल्जी बॉडी क्या करता है, जाता है अपने टारगेट तक, ठीक। अब ऐसा नहीं कि जहां पे है वो वाला उठ के जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये टारगेट तक लेके जाता है, खुद जाता है कि जहां जरूरत ज्यादा है वहां पे हम जाएंगे, उसको एनर्जी दे देंगे। इसके बाद देखिए गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है कि एक और है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का ये मुख्य स्थल है। कौन, गोल्जी बॉडी। यानी ये क्या कर रहा है, प्रोटीन और लिपिड, फैट और जो प्रोटीन है उसका निर्माण भी कर रहा है और लेके जा भी रहा है, बना भी लेते हैं। यानी कि अगर हम किसी के पास जाते हैं और कोई बीमार है उसके पास हम जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ खाना पीना भी उसके साथ लेके जाते हैं और कुछ खरीद भी लेते हैं, कुछ बना भी लेते हैं, ताकि जो बीमार है उसको जल्दी से ठीक हो जाए। उसको जल्दी कुछ दे देंगे, वो खाएगा पिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बीमार से मिलने के लिए जाते हैं हम लोग, तो वो सब चीज करते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर लिया और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उस आदमी को, यानी कि उस कोशिका को दे पाए जहां पे कि ज्यादा आवश्यकता है। ये हो गया गोल्जी बॉडी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे वैक्यूल के बारे में कि ये वैक्यूल क्या है। वैक्यूल मतलब क्या है कि रसधानी।
अब रस धानी से पता चल रहा है कि इसमें कुछ कुछ भरा हुआ होगा, रस भरा होगा, पानी से रिलेटेड चीज है। तो ये क्या होता है, वैक्यूल जो होता है ये हर एक सेल में पाया जाता है, और जो हम लोग पानी वानी पीते हैं इस कोशिका में भी जाता है। जो बेकार का है वो भी उसमें जमा रहता है, जो जरूरत वाला चीज रहता है वो भी उसमें चीज जमा रहता है वैक्यूल में। ये वैक्यूल जो होता है पेड़ पौधे में ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है। क्या? आपका वैक्यूल प्लांट्स में, क्योंकि हमसे ज्यादा पानी की जरूरत किसको है? प्लांट्स को है। हमें कम होता है लेकिन प्लांट्स में ज्यादा होता है, इसीलिए वैक्यूल उसका बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि कोशिका का अगर सबसे बड़ा पार्ट प्लांट्स में कौन सा होता है तो बोलेंगे कि वैक्यूल होता है। ये न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है, इतना बड़ा होता है। और इसमें क्या है, पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कि कोशिका को जरूरत नहीं है वो भी उसमें भरल पड़ल रहता है। ये एक झिल्ली का होता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है वैक्यूल, जिसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक, इस चीज को देखिएगा, टोनोप्लास्ट किसको बोला जाता है? ये वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। प्लांट सेल क्या होता है कि प्लांट सेल में 90% वैक्यूल ही जगह छीक लेता है, 10% में बाकी सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हुआ ना बड़ा। अब बात करते हैं हम लोग तारकाएं यानी सेंट्रोसोम के बारे में। अब वैक्यूल समझ गए, वैक्यूल का काम क्या है? पानी वानी जमा करके रखना, पानी, रस, जो भी चीज है सब इसमें जमा रहता है। जो उत्सर्जित पदार्थ है जो कि उसको बाहर छोड़ना है वो भी, अन्य पदार्थ जो कि बेकार का है वो भी, सब कुछ उसमें जमा रहता है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, तारका यानी सेंट्रोसोम के बारे में। ये सेंट्रोसोम का खोज जो था बोबरी ने किया था। ये करता क्या है? स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। अब स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ गई इसको? और देखिए तारका यानी जो सेंट्रोसोम है वो सेंट्रोसोम की संरचना पता है कैसी होती है? बैलगाड़ी के चक्के के जैसा होता है। यानी कि ये इसे देखा जाए ऐसे ऐसे करके बम्बू बम्बू बना दिया जाए तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये बैलगाड़ी की जैसी इसकी संरचनाएं होती है। ठीक है, ये बैलगाड़ी की जैसी संरचनाएं इसकी पाई जाती है, ऐसी होती है। तो ये दिख रहा है ना बैलगाड़ी का चक्का, तिल्ली। ठीक है, इसमें क्या है? तिल्ली की जैसी संरचना है। तो इसका यूज कब होता है, ये क्या करता है, हम इस चीज को देखते हैं। तो इस चीज को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है, सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये माइटोसिस वाले फेज में सबसे पहले प्रोफेज, अब प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। तो हम मेटाफेज में देखते हैं। ये मेटाफेज जो है वो क्या करता है कि ये देखिए सेंट्रियोल है, यानी इस वाले छिद्र को, ये पूरा हो गया, क्या हो गया? सेंट्रोसोम हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स है। इस सेंट्रियोल्स का क्या कार्य है कि यहाँ पे जो है इससे सेंट्रियोल्स जो है इससे फाइबर्स तार के जैसा निकलता है। वो किस लिए निकलता है? किसलिए निकलता है उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए जब सेल डिवीजन की जरूरत पड़ता है, यानी यहाँ पे क्या सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो उसमें क्रोमोसोम है, उसका भी तो डिवीजन होगा। तो ये क्या है? आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम क्या करेगा कि यहाँ पे जितना भी क्रोमोसोम है सबका तो कॉपी होगा, सबका कॉपी होगा, तब ना जीरोक्स पेपर सब आगे जाएगा, यानी कि दूसरा निर्माण होगा। यहीं पे मदर सेल है, डॉटर सेल्स है, तो ये सारे डॉटर सेल्स बनेंगे किससे? मदर सेल से। तो ये जो है कि आपको जो क्रोमोसोम दिख रहा है, और ये जो है क्या बोलेंगे इसको पता है? इसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। ये मध्य में होता है, बीच में होता है। जो भी क्रिया होती है, यानी कि क्रोमोसोम जब है कि धीरे धीरे जब इसके बाद वाले फेज में जाएगा, फिर लास्ट वाला टेलोफेज में जाएगा, तो क्या होगा कि दोनों दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। यानी कि डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे उसको, वो अलग हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। और यानी कि ये जो सेल का डिवीजन होगा उसमें इसका पार्टिसिपेट होता है, ये भाग लेता है, भागीदारी लेता है। तो ये क्रोमोसोम को क्या करता है कि कैसे खींचेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्रिया हो रही है, तो दोनों को खींचने के लिए कोई बल होना चाहिए। कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज है तो इसको खींचने के लिए कुछ, मान लीजिए कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ धागा लगा के तब खींचेंगे, और इसी धागा को क्या बोलते हैं? स्पाइंडल फाइबर। तो हमने तो यही बात बोला, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है कहाँ पे? सेंट्रोसोम में। ये सेंट्रोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम के लिए स्पाइंडल फाइबर
फाइबर का निर्माण करता है, ताकि जैसे ही क्रोमोसोम अलग होगा हम इसको खींच लेंगे ऊपर की तरफ, और ये दोनों नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। यानी कि समझिए कि ये क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक नई निर्माण हो जाएगी और एक यहाँ पे नई निर्माण हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये अलग अलग स्पाइंडल फाइबर से किया जा रहा है, ये कहाँ का है, सेंट्रोसोम का है, यानी कि तारकाय का है। ठीक, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ये मेटाफेज में सेंट्रोसोम का क्या योगदान है, यानी कि सेल डिवीजन में कह सकते हैं इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये भी बेसल कैविटी का निर्माण भी जो है यही करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, सबसे पहले आपका क्या हो गया कि ये सेंट्रोसोम जो स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है, जिससे कि कोशिका विभाजन में मदद मिलती है। इसके बाद ये बेसल कैविटी का भी निर्माण करता है, जिससे कि फ्लैजिला और आपका सीलिया का निर्माण होता है। तो हम लोग फ्लैजिला और सीलिया के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।